ठीक है, तो कल हमने जो है सेल साइकिल कंप्लीट किया था, राइट। अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद में आपका बायोलॉजी क्लासिफिकेशन लिया जाएगा। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर बात करें अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो इसमें इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वहां पर मैं बता दूंगी। इधर से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ऐसे कुछ भी साल जैसे हुआ है कि क्वेश्चन आए ही नहीं है इस चैप्टर से। लेकिन अभी आप लोग को जो है क्योंकि पूरा एनसीईआरटी कवर करना है हमें, ठीक है, जितना भी एनटीए ने सिलेबस अपलोड किया है उस हिसाब से, तो इसे भी हम पढ़ लेंगे। अभी लिविंग वर्ल्ड में लास्ट के जो टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात की गई है कि किसी भी टैक्सोनॉमी को आप किस तरीके से, टैक्सोनॉमी क्या है वो भी मैं बताऊंगी, किसी भी क्लासिफिकेशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमारे पूरे अगर वर्ल्ड, थ्रू आउट वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरियाज, बहुत कुछ मिलते हैं, और उनके अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है, सब क्लासेस मिलते हैं, और उसके बाद में स्पीशीज भी मिलते हैं। तो स्पीशीज तो वेराई करते हैं, ठीक है, नियर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ एंड्स के होते हैं। जो एंड्स होती है ना, चींटी जिसे कहते हैं, इसकी भी इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ थाउजेंड्स, नियर आई गेस 30,000 के लगभग या 16,000 के लगभग कुछ नंबर है कि इतनी स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ एंड्स की प्रेजेंट है। तो जब हम बात कर रहे हैं कोई एक एनिमल या कोई इंसेक्ट या कोई बर्ड के बारे में, उसकी बहुत सारी स्पीशीज भी होती है। तो यहाँ पर जो है ना, इसको पढ़ने के लिए टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। जैसे कोई एनिमल, टाइगर हो गया, टाइगर की अलग अलग स्पीशीज होती है, राइट। जैसे एक पोलर रीजन में मिलने वाला टाइगर है, कोई ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, तो वो सब अलग वेरिएशंस देखे जाते हैं। तो उस हिसाब से स्पीशीज भी उनकी अलग अलग, उनका नामकरण किया जाता है। तो उन्हें उनके बारे में पढ़ाई करने के लिए हमारे पास में एड्स होते हैं। एड्स का मतलब होता है हेल्प करने वाला कोई भी सामान को हम कहते हैं हेल्पिंग सोर्सेस। एड्स आर नथिंग बट हेल्पिंग सोर्सेस। ये सोर्सेस कैसे भी हो सकते हैं, बुक के फॉर्मेट में, मैगजीन के फॉर्मेट में। हमारा भी जो गूगल है, इंटरनेट है, ब्राउजर है, ये सारे भी एक एड्स की तरह काम कर रहे हैं, हमारे लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं, चीजों को हेल्प कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये एड्स, तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे ये इतना बताना था कि टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जहां पर बताया गया है वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो 4 आपके पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, क्राइटेरियाज बताए हैं कि कोई भी नॉमेनक्लेचर जब करते हैं तो उस नॉमेनक्लेचर क्या होता है, किसी को पता है? नॉमेनक्लेचर किसी को पता है? नॉमेनक्लेचर करना मतलब उसका नामकरण करना। सिंपल सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो नामकरण करने को हम कह देंगे नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। किसी भी, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास में आईयूपीएससी है। आईयूपीएससी के थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी कंपाउंड का ना एक नाम आप वहां पर बना रहे हो, ठीक है। जैसे कंपाउंड को देखकर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आईयूपीएससी ने दिए हैं, उस रूल्स के हिसाब से आप उसका जो है नाम फॉर्म करने का ट्राई करते हो। अब क्या होगा ना, यहाँ पे बैठा कोई इंसान इंडिया में, ठीक है, यहाँ पर बैठा है, और अगर कोई जो है दूसरी कंट्री में बैठा है, रशिया में कहीं बैठा है, या फिर ठीक है अमेरिका में कहीं बैठा है, तो उसको भी अगर सेम कंपाउंड भेज दिया जाए तो उसका वो सेम नाम लिख कर लाएगा जो आप लिखोगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स फॉर्म किए गए थे बाय अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो की जाए, इसने एक कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ क्राइटेरिया बताए, कुछ प्रिंसिपल्स बताए, जिसके बेसिस पे आप किसी भी चीज का नाम बना सकते हो। तो उसका नाम बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए आपने उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, और वही चीज एक दूर बैठा इंसान भी करेगा। और दोनों जन, अगर कोई एक कंपाउंड है, उसका नाम जब भी लिखोगे तो दोनों का सेम आएगा, दोनों सेम कंक्लूजन तक पहुंचोगे। इस टाइप के नॉमेनक्लेचर को हम कहते हैं इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम तरीके के फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स और रूल्स नॉमेनक्लेचर करते टाइम, इसे कहते हैं इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के 4 पॉइंट्स दिए हैं कि अगर आप कोई नाम लिख रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई लैटिन वर्ड अगर लिखना है तो उसे आप किस तरीके से लिखोगे। एक साइंटिफिक नेम अगर आपको किसी एनिमल का, किसी स्पीशीज का, किसी प्लांट का लिखना है तो आप किस तरीके से लिखोगे। वो 4 जो रूल्स बताए हैं ना,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में देना है। अब इसके बाद में एक आ जाता है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर 4 पॉइंट्स बताए हैं और 4 पॉइंट्स में से एक ही पॉइंट है जो डिफाइनिंग फीचर होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दैट इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये कैसे मैं बता रही हूँ, ये मैं आज के लेक्चर में आपको समझाऊंगी। मैं अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट्स हैं मैं वो बता रही हूँ, इधर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट पॉइंट। आपको एकदम स्टार्टिंग में जो है ना, चैप्टर स्टार्ट होने के पहले भी एक का नाम दिया है, एक साइंटिस्ट का नाम दिया है। ठीक है, अब इन्हें जो है ना अर्नस्ट मेयर, इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इतना याद रखो, क्योंकि अभी जो है एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो दे विल ट्राई टू फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम एरियाज जहां से क्वेश्चन कभी बने नहीं है, तो इसीलिए हमें उन्हें मौका नहीं देना है, हम कोई भी पार्ट एनसीईआरटी का छोड़ेंगे नहीं। हमें इतना याद रखना है, एटलीस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज आपको इतना याद रखना है कि अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला गया था। देखो बच्चे क्या करते हैं ना, बेस्ट तैयारी करते हैं, अपनी बेस्ट की बेस्ट तैयारी कर लिया आपने, जो है कौन से ईयर में क्या चीज की गई थी उसका एक आपने शीट बना लिया, फिर कौन से साइंटिस्ट ने क्या चीज दिया उनको उसका एक शीट बना लिया, ऐसे करके आपने बायोलॉजी के लिए कर दिया, फिजिक्स के लिए कर दिया, सेम फॉर केमिस्ट्री, आपने जो भी इंपॉर्टेंट शीट्स आपको प्रिपेयर करनी थी कर दिया। अब जो साइंटिस्ट के नाम वाला शीट था उस पे आपने सारे साइंटिस्ट के नाम लिखे और आपने वो रिवाइज भी किया, याद भी किया, और जाके आप पेपर दे रहे हो, आप वहां जाके सोचोगे अर्नस्ट मेयर के बारे में तो मेरी लिस्ट में कहीं भी नहीं दिया था। आपने फर्स्ट पेज बेटा छोड़ दिया, फर्स्ट पेज में ही बताया है अबाउट अर्नस्ट मेयर, जो कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। इतना खाली याद रखना है, बाकी इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ का दिया हुआ कोई भी ईयर वगैरह आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, एक्चुअली इन्होंने जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में बात करना स्टार्ट की थी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ से होती है और किस तरीके से होती है, तो इसलिए हम इन्हें जो है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। अब इतनी चीज, अब लिविंग वर्ल्ड के अंदर क्या सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया है कि आपके आसपास जो है ऑर्गेनिजम्स आप अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए देखोगे। ठीक है, जैसे कि आप फिश को स्विम करते देख रहे हो, आप बटरफ्लाई को तो स्विम करते हुए नहीं देखोगे। ठीक है, हॉर्स रन कर सकता है कोई, ठीक है, बटरफ्लाई या फिर कोई बर्ड रन नहीं कर सकती। ठीक है, फ्लाइंग बर्ड अगर कोई है तो वो भाग नहीं सकती जिस तरीके से हॉर्स भागता है, तो सबकी अलग अलग एक्टिविटीज है, तो वो आप जब देखते हो तो आपको समझ में आता है कि आपने डाइवर्सिटी क्या है ये आपको समझ आती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कोई भी आप एक जगह पे रह रहे हो, दिस इज वन एरिया, ठीक है, ये एक एरिया है, यहाँ पे रहने वाले आपको अलग अलग डाइवर्सिटीज मिलेगी। मतलब जैसे कि यहाँ पर आपको सी वाला एरिया मिल रहा है, यहाँ पर जो है आपको ग्रास लैंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, और सम एरियाज जहाँ पर आपको क्या मिल जाते हैं, माउंटेन्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर माउंटेन्स मिल जाते हैं। फिर आपको ऐसा एरिया मिल रहा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंड प्रेजेंट है, तो लैंड वाला एरिया मिल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हम कहते हैं दिस इज डाइवर्सिटी। दिस इज डाइवर्सिटी किस बेसिस पे हम कह रहे हैं, नॉन लिविंग जो आपका आसपास का इन्वायरमेंट है ना, उस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि एक जगह आपको सी के फॉर्म में आपका अर्थ देखने को मिल जाएगा, एक जगह आपको माउंटेन्स के फॉर्म में आपका अर्थ के अंदर देखने मिल जाएगा। तो ये सब डाइवर्सिटी है, अलग अलग चीजों का प्रेजेंट होना इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। जब हम इसी एरिया में अंदर बात करें कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको ओशंस के अंदर जो है अलग अलग टाइप की फिशेज मिल जाएगी, तो ये फिशेज हो गई। ठीक है, और ग्रासलैंड्स पे आपको अलग अलग टाइप के जो लाइक हॉर्सेज है, कैटल्स है, वो सब मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में वी विल ऑल्सो सी बर्ड्स, वी कैन सी इंसेक्ट्स, वी कैन सी बैक्टीरियाज। ठीक है, बाय माइक्रोस्कोप, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम बैक्टीरियाज देख सकते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। बायो वर्ड लग गया, मतलब नाउ इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू लाइफ, इट इज रिलेटेड टू बायो लाइफ। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर के प्रेजेंट वेरिएशंस और जो अलग ये चीजें देखी जाएगी वो सब हमें पता चलेगी, राइट। तो जब हम डाइवर्सिटी कह रहे हैं तो वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा बताया आपने भी कि डाइवर्सिटी मतलब आप अगर कोई भी जैसे अगर आप कोई क्लोथ की शॉप पे जा रहे हो तो वहां पे आपको अलग अलग टाइप के क्लोथ्स देखने को मिल जाएंगे, अलग फैब्रिक देखने को मिल जाएंगे, कपड़े का टाइप देखने मिल जाएगा। तो वहां पर उस पर्टिकुलर टाइप का आपने क्या देख लिया, चेंजेस देख लिए, अलग अलग कैटेगराइजेशंस देख ली। लेकिन अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं देन इट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू लाइफ। माइक बंद कर लो बेटा, माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? ठीक है, तो ये डाइवर्सिटीज हमने देख लिया। हमारे पर ये क्वेश्चन आएगा फिर दिमाग में कि लिविंग है क्या, व्हाट इज लिविंग। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो फिर साइंटिफिक बेसिस पे आप इसको आंसर कर सकते हो, या तो फिर फिलोसॉफिकल बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, फिलोसॉफिकल बेसिस क्या बोलेगा, साइंटिफिक मैनर ये बोलेगा कि आप लिविंग अगर कभी भी सोचोगे तो आप उसका साइंटिफिक नजरिए से देखने लगोगे कि उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। उसके पास में सेल होती है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर जो है ग्रोथ हो रही है, वो रेस्पिरेशन कर रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे दिमाग में आएगी कि
एक लिविंग जो है वो इस तरीके का होता है। लेकिन अगर आप फिलोसॉफिकल सोचोगे, फिलोसॉफी के थ्रू सोचोगे, ये एक अलग फील्ड है जिसमें अगर आप लिविंग पूछोगे तो वहां पर आपको पर्पस ऑफ लाइफ ये क्वेश्चन उठता है कि लाइफ जो लिविंग ये पूछ रहा है इसके पीछे आ जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है पर्पस ऑफ लाइफ ये पॉइंट देखेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो पर्पस ऑफ लाइफ ये फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब ये हम इसको आंसर करने का ट्राई करेंगे कि आखिर व्हाट इज लिविंग। तो यही चैप्टर में आपको बताया गया है। ये चैप्टर जो है थोड़ा बहुत लाइक थियोरी ही दिया हुआ है और उन थियोरी में भी इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। कंसेप्चुअल तो ये बिल्कुल नहीं है, थियोरी वाला पार्ट है, याद रखने वाला पार्ट है, याद रखो तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना स्टार्ट करते हैं विद ग्रोथ। देखो अगर आपको है ना बात करनी है कि लिविंग जो है हमारा, ये चैप्टर का फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि फर्स्ट टॉपिक है आपका कि डिफाइनिंग फीचर हमें ढूंढना है कि लिविंग का जो है, हम साइंटिफिक में है ना, अभी हम फिलोसॉफी तो नहीं कर रहे, हम साइंस कर रहे, बायोलॉजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम डिफाइनिंग फीचर साइंटिफिक नजरिए से देखेंगे कि लिविंग को जो है डिफाइनिंग फीचर क्या हो सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब ये जो डिफाइनिंग फीचर है ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो ऑल इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब इसके अंदर आने चाहिए, तो वो हो जाएगा ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर। और एक हो जाएगा एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब कि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, देयर कैन बी सर्टेन एक्सेप्शंस। ठीक है, अब देखो जैसे कि, ठीक है, अब ये जो डिफाइनिंग फीचर मैंने बताया दो टाइप के बताए। एक तो या तो हो सकता है कि हमें जो है ऐसा डिफाइनिंग फीचर देखना है जो कि प्रॉपर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा जाए और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं देखा जाए। और डिफाइनिंग फीचर दूसरा तरीका हो सकता है एक्सक्लूसिव वे में हम बताएं। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे एक्सक्लूसिव है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखे भी जा सकते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये जो प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है, राइट? कोई नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है क्या? नहीं। तो पहला हमारा आंसर क्लियर हो जाता है कि लिविंग के अंदर देखा जाता है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं देखा जाता। तो ये एक्सक्लूसिव हुआ। अब इंक्लूसिव होने के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछना है कि इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव अगर ये है तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपको पूछना है कि क्या ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जा रहा है, नॉन लिविंग में नहीं देखा जा रहा है। लेकिन लिविंग में भी क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके अंडर में आते हैं? सो द आंसर इज नो। नॉन लिविंग में तो नहीं आ रहा है, नॉन लिविंग में तो नहीं आ रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि नॉन लिविंग के अंदर कौन से है, तो नॉन जो लिविंग है उसके अंदर कौन से एग्जांपल्स है? तो जैसे कि वर्कर बीज हो जाती है। ठीक है, बीज के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये 12th स्टैंडर्ड में आपको थोड़ा सा टॉपिक दिया है वर्कर बीज के बारे में, जब आप सेक्स डिटर्मिनेशन और मॉलिक्यूलर बेसिस नहीं इनहेरिटेंस वाला चैप्टर करोगे वहां पर। तो वर्कर बीज होती है, फिर ड्रोन्स होते हैं और फिर क्वींस होती है। ठीक है, तो क्वीन बीज होती है। तो इसके अंदर से जो वर्कर बीज होती है ना, उनका काम होता है सिर्फ नेक्टर निकालने का। इनका काम क्या होता है? खाली नेक्टर प्रोवाइड करने का। उनका काम खाली इतना होता है, फ्लावर पे जाएंगी और नेक्टर प्रोवाइड करेगी। इनका है, दे हैव नो रोल इन, ठीक है, नो रोल इन रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है म्यूल्स का। म्यूल्स कैसे होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं। ये दीज आर अ टाइप, मतलब एक म्यूल क्या होता है ना, डोंकी और हॉर्स के कंबाइंड फीचर का एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक एनिमल होता है जो कि इनफर्टाइल होता है। तीसरा आ जाता है जैसे कि इनफर्टाइल कपल्स हो जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर इनफर्टाइल कपल्स हो जाते हैं, तो उनकी सर्टेन कंडीशंस की वजह से वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये रिप्रोडक्शन जो है, ये मैंने एक पॉइंट बता दिया जो कि जिसे हम ऑल इंक्लूसिव में नहीं ले सकते। तो ऐसे हमारे पास में डिफाइनिंग फीचर 4 तरीके के बताए गए हैं। एक तो सबसे पहला बताया है अबाउट ग्रोथ, नेक्स्ट बताया गया है रिप्रोडक्शन। मतलब ये सब पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि ये सब पॉइंट्स को हम बेसिकली एग्जामिन करेंगे, हम इनको छाटेंगे, इनके अंदर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है क्या, और अगर डिफाइनिंग फीचर हो सकता है तो ये ऑल इंक्लूसिव है या फिर एक्सक्लूसिव फीचर है। तो हमें क्या ढूंढना है, हमारा मेन जो आंसर रहेगा, जो मेन गोल रहेगा, हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऑल इंक्लूसिव हमें पता चले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेटाबॉलिज्म और लास्टली आपको बताया गया है कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस। तो ये 4 पॉइंट्स है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद ग्रोथ, ठीक है। अब देखो ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ग्रोथ की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आपके एनसीईआरटी में इसे ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला गया। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये दोनों जो है ऑल्टरनेटली या फिर साथ में देखे जा सकते हैं। कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन व्हाट? मास, मतलब उसका जो है वेट बढ़ जाए, ठीक है, या तो फिर इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन क्वांटिटी, या तो फिर अमाउंट, या तो फिर नंबर, एक ही बात हो जाती है। तो यहाँ पर अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो भी हम उसे ग्रोथ ये कहेंगे, और अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो भी हम उसे ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे कि क्वांटिटी और अगर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो फिर इसे हम ग्रोथ कैसे कह सकते हैं? तो ग्रोथ कैसे कह सकते हैं? उसे तो रिप्रोडक्शन कहना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया हो जाता है, कोई अमीबा हो जाता है, ठीक है, अगर उसके अंदर का नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब बेसिकली वो क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो ग्रोथ कैसे होगा? राइट। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे होते हैं तब हम इंक्रीज इन क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है। जैसे कि अगर ये सोचो कि इंक्रीज इन क्वांटिटी से मतलब है अगर ह्यूमंस अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो वो तो रिप्रोडक्शन का पार्ट हुआ, वो तो ग्रोथ कैसे होगा? तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल्स की नहीं बात कर रहे होते हैं, हम पूरा इंडिविजुअल नहीं ले रहे होते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलर लेवल पर बात कर रहे हैं। इंक्रीज इन सेल नंबर इज कॉल्ड एज ग्रोथ, ठीक है। तो या तो सेल का मास इंक्रीज हो, जैसे कि अगर ये कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ता जा रहा है, तो ये मतलब बेसिकली अपनी साइज में इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका मास इंक्रीज हो रहा है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया ग्रोथ का। दूसरा क्या बताया है कि जो ग्रोथ होती है वो या तो क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि हमारा जो जाइगोट है, ठीक है, हम क्या थे पहले? सबसे पहले हम जाइगोट थे, वो ग्रो किया, राइट, वो अपने नंबर्स में क्या हुआ? बढ़ता गया, तो ये जो है इसे भी हम ग्रोथ कहेंगे। दिस इज नॉट रिप्रोडक्शन, दिस इज ग्रोथ। रिप्रोडक्शन जब हम बात करेंगे तब हम मेनली हमारा फोकस होता है ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी डिफरेंट है फ्रॉम असेक्सुअल। अब देखो जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी देखा जाता है, क्योंकि हमने क्या दो क्राइटेरिया रखे? हमने क्राइटेरिया रखा है या तो मास में इंक्रीज हो या तो फिर क्वांटिटी में इंक्रीज हो, राइट। तो मास में अगर इंक्रीज करना ये क्राइटेरिया है तो नॉन लिविंग में भी मास में इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज होता है ना नॉन लिविंग में। जैसे कि अगर हमने जो है कोई सैंड के ऊपर, कोई सैंड का लेयर था इस तरीके का, उसके ऊपर हमने एक और एक सैंड का लेयर लाके रख दिया, तो अभी इसका जो मास है, मास इंक्रीज हुआ, राइट। हमें मास इंक्रीज करना था, हवा के जरिए या फिर कोई भी रीजन की वजह से उसके ऊपर सैंड आके जमा हो गई, उसके ऊपर क्या हो गई? सैंड आके जमा हो गई, मतलब इसका मास इंक्रीज हो गया है। और मास इंक्रीज हो गया मतलब ये भी एक तरीके का ग्रोथ परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ परफॉर्म कर रहा है। अब अगर ग्रोथ परफॉर्म कर रहा है और ये कैसा है? नॉन लिविंग है, तो क्या हम जो ग्रोथ है उसको सिर्फ ऑल इंक्लूसिव फीचर बोल सकते हैं क्या लिविंग का? यस और नो? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो नॉन लिविंग में भी देखा जाता है। तो इसीलिए हम इसे जो है एक्सक्लूसिव कहेंगे। एक्सक्लूसिव मतलब ये सब में नहीं आएगा, ऑल इंक्लूसिव मतलब सारे लिविंग, और मतलब कि एक्सक्लूसिव भी कैसे कह सकते हैं कि नॉन लिविंग के अंदर ये देखा जाता है। इट इज दैट इज वाई। अब दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे शो इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। ये वाला जो ग्रोथ था दिस वाज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। मैं बताती हूँ ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं। अभी पहले इतना समझो कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है। इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है कि अंदर से कोई चीज ग्रो हो रही है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई जो ठीक है बेबी है, सपोज करते हैं 1 मंथ 2 मंथ ओल्ड बेबी है, वो अगर बढ़ रहा है, वो 2 इयर्स का हो गया, ठीक है, 2 ईयर ओल्ड हो गया, तो उसके ऊपर बाहर से कोई स्किन का लेयर ऊपर आके बैठा था क्या? कोई बेबी के ऊपर कोई आके स्किन का लेयर बैठा था क्या? नहीं, उसके अंदर से ग्रोथ हुआ, उसके अंदर से क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, और वो अंदर से ग्रो होते हुए एक बड़ा शेप अटेन किया उसने, राइट। तो इससे हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। इसको अगर सेल्यूलर लेवल पर देखना है तो जो सेल होती है, ये सेल है, ठीक है, ये कोई एक सेल है, ये अगर ग्रो करना चाहेगी तो क्या इसके ऊपर बाहर से कोई चीजें आके लग रही है क्या? नहीं, ये अंदर से ग्रो करेगी बेटा। तो सेल्यूलर लेवल पर भी क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, और जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करता है। इससे हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। और ये इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है लिविंग के अंदर देखी जाती है। कोई भी नॉन लिविंग चीज है, अगर कहीं डस्टर पड़ा हुआ है, कोई पेन पड़ी हुई है, वो अंदर से बाहर की तरफ ग्रो कर सकती है क्या? नहीं, उसके ऊपर बाहर से कोई एक्स्ट्रा सामान आएगा तो वो ग्रो करेगी। तो जो मास होता है, बेसिकली मास कम्स ऑन आउटर सरफेस, ठीक है। न्यू मास जो बन रहा है वो कहां पर आएगा? आउटर सरफेस पर आएगा, मतलब वो सरफेस जो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ये समझ में आया?
ठीक है। तो अब ये ग्रोथ को जो है ना हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये कैसा है, ये जो है नॉन लिविंग में भी देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने ग्रोथ के 2 पॉइंट लिए थे, या तो मास में इंक्रीज हो या तो नंबर में इंक्रीज हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का तो मैंने अभी एक शॉर्ट में समझा दिया। अभी देखो रिप्रोडक्शन के अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है या तो वो सेक्सुअल हो सकता है या तो असेक्सुअल हो सकता है। ठीक है, असेक्सुअल के स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है, या तो फिर फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, या तो फिर और क्या हो सकता है, बर्डिंग हो सकती है, हाँ, फिजन हो सकता है, वेरी गुड, बाइनरी फिजन देखा जा सकता है। तो ये सब असेक्सुअल है, जिसके अंदर गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर देखा जाता है, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में देखा जाता है। हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। ठीक है, तो अब जो है अभी हमें रिप्रोडक्शन समझना है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है। ठीक है, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं देखा जाता। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक बोला, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको आया कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो आप टिक करोगे। लेकिन अगर ये बोलेगा कि ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर है, बेटा देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर ये दो अलग अलग चीज है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है कंपलसरी हो जरूरी नहीं है, ये सिर्फ उसकी एक क्या क्या बोल रहे हो, लेकिन जो डिफाइनिंग फीचर है किसका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर रेस्पिरेशन भी देखा जा सकता है, ब्रेन एक्टिविटीज भी देखी जा सकती है। तो अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बोलोगे कि इसकी ब्रेन एक्टिविटीज चलती है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसकी ब्रेन एक्टिविटीज चलती है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन ये सारे ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर इंक्लूड नहीं करता। जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरियाज है, उनके पास तो ब्रेन ही नहीं है, उनकी एक्टिविटीज ही नहीं चल रही है, राइट। तो फिर उसे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। उसे जो है ब्रेन एक्टिविटीज को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते, क्योंकि सबके पास में, जैसे कि अभी बात करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स सबके पास में होते हैं क्या, नहीं। ह्यूमंस के पास में होते हैं, एनिमल्स के पास में होते हैं। तो ये जो है वी कैन से बैक्टीरियाज है, फंजाई है, प्लांट्स है, इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होते। कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, लेकिन इनके पास, सबके पास में सेंसरी रिसेप्टर्स हो जरूरी नहीं है। तो ये भी कैसा हो गया, रिसेप्टर्स का जो एग्जाम्पल हो गया, ये भी कैसा हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया बेटा। डिफाइनिंग फीचर तब कहेंगे जब ये सबको ऑल इंक्लूसिव, अगर हम बात करें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाना चाहिए, फ्रॉम अ सिंगल सेल बैक्टीरिया टू अ लार्ज एलिफेंट, फ्रॉम सिंगल सेल बैक्टीरिया टू व्हाट, टू लार्ज एलिफेंट, सब में देखा जाना चाहिए। ऐसी फीचर को हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। इसके अंदर अभी से बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन फंजाई के अंदर देखा जाता है। ठीक है, फंजाई है, कुछ वी कैन से स्पोर फॉर्मेशन जो है कुछ लोअर प्लांट्स के अंदर भी देखा जाता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी देखा जाता है। अब ब्रायोफाइट्स जो है वो, उसके अंदर जो प्रोटोनीमा वाला पार्ट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। ये हम प्लांट किंगडम में अच्छे से समझेंगे कि कौन सा लाइफ साइकिल के अंदर वो कब दिखाई देता है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे दिखाई देता है। तो वो जो प्रोटोनीमा बनता है, इट इज लाइक अ बर्ड। प्रोटोनीमा जो है बर्ड की तरह काम करता है। ये कैसे ग्रो करता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो प्रोटोनीमा इन मॉसिस, तो जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये दो होते हैं, एक लीवरवोर्ट्स होते हैं और मॉसिस अलग होते हैं। तो मॉसिस के अंदर प्रोटोनीमा स्टेज देखा जाता है, उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है। और फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर देखा जाता है, प्लानेरिया के, प्लानेरिया हो गया। ठीक है, और रीजनरेशन एक पार्ट हो जाता है। तो रीजनरेशन भी किसके अंदर देखा जाता है, प्लानेरिया के अंदर देखा जाता है। ट्रू रीजनरेशन ये शो करता है। ठीक है, बर्डिंग जो है अमीबा के, बर्डिंग जो है वी कैन सी इन हाइड्रा, बर्डिंग वी कैन ऑल्सो सी इन लाइक फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रा हो गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको थोड़े बहुत दिए हैं। इसके अंदर बर्डिंग होती है। बर्डिंग क्या होती है, बेसिकली जैसे कि ये कोई एक हाइड्रा का फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से ना यहाँ पर भी एक बेबी हाइड्रा ग्रो करेगा, बहुत छोटा सा यंग हाइड्रा ग्रो करेगा। और वो कैसा होता है, स्टार्टिंग में डिपेंडेंट होता है, मतलब ये, ठीक है, जो पेरेंट हाइड्रा है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद में जैसे जैसे ये ग्रो करता है इन साइज, वो फिर यहाँ से डिटैच हो जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट, और फिर वो इंडिपेंडेंटली रहेगा। और फिर इधर पे एक बेबी हाइड्रा आएगा। दैट इज द बेसिकली द वी कैन से द मेथड ऑफ वी कैन से बर्डिंग। ठीक है, फिर दूसरा ईस्ट का भी वही एग्जांपल है, ईस्ट भी बर्डिंग के थ्रू ग्रो करता है। फिजन मतलब नॉर्मल डिवीजन, ये किसके अंदर देखा जाता है, अमीबा के अंदर देखा जाता है। तो ये सारे भी क्या है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन से टाइप के है ये,
वेरी गुड। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स यहाँ पर बताए हैं। तो ये भी जो है रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर अमीबा के अंदर आप देखो, ठीक है, जैसे डिवीजन फिजन की बात की मैंने, तो जो डिवीजन हो रहा है, ठीक है, अमीबा कोई अगर सिंगल सेल अगर कोई है, तो ये जो अमीबा प्रेजेंट है, अगर ये फिजन के थ्रू डिवाइड किया, ठीक है, 2 अमीबा में ये डिवाइड हो गया, तो अभी इसे जो है हम ग्रोथ भी कहेंगे और रिप्रोडक्शन भी कहेंगे। दीज टू थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। फिजन के अंदर जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है दोनों सेम होगी, और ये अप्लाई होता है फ्रॉम फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर ऑल द सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर ऑल द सिंगल सेल बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं, तो उनके अंदर जो फिजन हो रहा है वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, डिविजन के थ्रू कर रहे हैं, वही उनका ग्रोथ भी है, ठीक है। वो अगर जो एक अमीबा है सिंगल सेल वाला, जो कि नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देगा, वो क्या इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पूरा जो है नेकेड आई से दिखाई देने लग जाए? नहीं, वो क्या करेगा, एक सर्टेन लिमिट के बाद में इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2, और फिर ये भी जो है ग्रो करेंगे, और फिर उसके बाद में भी दे विल गेट डिवाइडेड इनटू 2। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाता है अब ये जो रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल्स बताए थे, म्यूल्स है, वर्कर बीज है और इनफर्टाइल कपल्स है, इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता, नॉट सीन in all living organisms. That is why not, therefore it is not a sole defining feature, या फिर we can say it is not the defining feature. ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ग्रोथ जो पहला कैरेक्टरिस्टिक था ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जा रहा था, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग में भी देखा जा रहा था, इसलिए हमने उसको डिफाइनिंग नहीं बोला। दूसरा था रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन लिविंग में नहीं देखा जा रहा, तो वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है डाउट होने का, लेकिन लिविंग में क्या ये सब में देखा जा रहा है क्या? नहीं, तो रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट तक समझ में आ गया सबको? क्यों नहीं बेटा, हम जो है ना ऊपर से जो मेन टॉपिक्स है ना उसको हम देखेंगे, ठीक है। अभी जैसे आप ऐसे नहीं सोच सकते कि इसके अंदर भी हम मेन 2 टाइप कर ले और फिर उस हिसाब से हम उसको करें, नहीं। देखो हमें क्या करना है, जो मेन पॉइंट्स दिए हैं उसके अंदर से हमें ढूंढना है, विदाउट मेकिंग मोर क्लासिफिकेशन आउट ऑफ दिस। ग्रोथ के अंदर आप इंट्रिंसिक करोगे, फिर उसके अंदर और कोई क्लासिफिकेशन करोगे, तो आप फिर और ज्यादा पर्टिकुलर होते जा रहे हो ना, आप और ज्यादा डेप्थ में जा रहे हो। हमें ऊपर ऊपर से ऐसे प्रोसेस बताने हैं कि हम उससे जो है नाम दे दे कि नाउ दिस इज द डिफाइनिंग फीचर। समझ आया? तो इसीलिए हम इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का आपको जो है आपके बुक के अंदर टॉपिक दिया भी नहीं है। इंट्रिंसिक दिया हुआ है, एक्सट्रिंसिक के बारे में नॉलेज नहीं दी गई है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, ठीक है। हम मेन प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं और मेन प्रोसेसेस के थ्रू हम ये ठीक है फाइनल कंक्लूजन पर आ रहे हैं कि कोई एक प्रोसेस जो है डिफाइनिंग फीचर मिल जाए। नेक्स्ट आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मैं बता चुकी हूं, अब मुझे आप लोग आंसर करो, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है? दीज आर प्रोसेसेस दैट गोज, और वी कैन से दैट जो फंक्शनल होते हैं, दैट गोज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म, ये रिएक्शंस जो है देखे जाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखे जाते हैं। अब देखो मेटाबॉलिज्म जो है ये पूरा पाथवे है, ये पूरा क्या है? पाथवे है। इसके अंदर दोनों चीज आ जाती है, एनाबॉलिज्म भी आ जाएगा, कैटाबॉलिज्म भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक मेटाबॉलिक रिएक्शन की, तो ये अलग चीज है। मेटाबॉलिक रिएक्शन ये अलग चीज है, एक सिंगल रिएक्शन है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसा है? एक सिंगल रिएक्शन है, लेकिन जो पाथवे चल रहा है वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ना, एक सर्टेन जैसे कि आपने सुना होगा कि आफ्टर अ पर्सन डाइज, ठीक है, उसके हियरिंग का जो प्रॉपर्टी होता है, हियरिंग फंक्शनैलिटी उसकी चलती रहती है। हियरिंग फंक्शनैलिटी चल रही है मतलब कि वो मरने के कुछ समय के बाद में भी वो कुछ चीजें सुन सकता है, कुछ लिमिट तक के उसको सुनाई दे सकता है, मतलब उसकी हियरिंग कैपेसिटी चालू रहती है, फंक्शनैलिटी वो चालू रहती है। तो वो डेड हो चुका है, लेकिन वो हियरिंग कैसे, वो सुन कैसे रहा है? तो उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहे होंगे जिसकी वजह से वो सुन रहा होगा। हमारा सुनने के जो ईयर रिसेप्टर्स होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स जिसको हम कहते हैं, ये रिसेप्टर्स भी अगर काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई रिएक्शन की वजह से कर रहे हैं ना, तो वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है, उसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहेंगे, दैट इज ऑल्सो मेटाबॉलिक रिएक्शन, लेकिन वो डेड में भी देखा जा रहा है,
तो कुछ समय तक ये मेटाबॉलिक रिएक्शन देखा जा सकता है। दूसरा एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर दिया है आईवीएफ का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या किया, जाइगोट फॉर्मेशन कराया आउटसाइड द बॉडी, तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो। जब हम इनसाइड द बॉडी के रिएक्शंस बात कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड एज इन वीवो। इन विट्रो क्या हुआ, आउटसाइड द बॉडी मतलब हो जाता है इन विट्रो, इन वीवो मतलब इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो इन विट्रो रिएक्शंस हो रहे हैं, वहां पर भी मेटाबॉलिक रिएक्शन देखा जा रहा है, तभी तो जाइगोट फॉर्म हुआ स्पर्म और ओवम के मिलने पर। और सेकंड चीज कि स्पर्म और ओवम मिले तो मिले, जाइगोट तो फॉर्म हुआ, उसके बाद में जाइगोट के अंदर भी डिविजन्स हो रहे हैं, तो ये आउटसाइड द बॉडी रिएक्शन हो रहा है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। इतना समझ आ गया। अब ये आउटसाइड द बॉडी अगर हो रहा है दैट मीन्स कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी द डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिक पाथवे, ये पूरा एक पाथवे है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले सकते हो कार्बन। ठीक है, कार्बन ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये हमें मिल गया। ठीक है, इसका हमने जो है ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, इसका हमने ग्लूकोज बना दिया। अब ये ग्लूकोज से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ये ग्लूकोज से आप एटीपी फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर प्लांट्स में ग्लूकोज जा रहा है तो वो सेल वॉल फॉर्मेशन कर सकता है, वो जो है अलग अलग टाइप के अपने टिश्यूज फॉर्मेशन कर सकता है ग्लूकोज के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि ये पूरा एक चेन चल रहा है। इसने क्या किया, कार्बन को सिर्फ ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एक रिएक्शन नहीं छोड़ा, ये ग्लूकोज का उसने यूटिलाइजेशन भी किया। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, दिस इज बिकॉज कि ये एक क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे है, इसीलिए ये चल रहा है। और ये जो रिएक्शंस का ये पूरा पाथवे देखा जा रहा है, इट इज सीन ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आपको दिया है लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म मतलब कोई भी एक लिविंग को आप लिविंग तब कहोगे जब उसके पास में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, मतलब एक चीज, एक लाइन आपको दी है, एनीथिंग लेस देन अ सेल is not considered as living। ये लिख के ले लो, anything less than a cell can't be considered living। ठीक है, तो लाइफ फॉर्म मतलब कि दिखने में, ठीक है, दिखने में अगर आपको बात करनी है बाहर के अपीयरेंस के थ्रू, तो कभी आप मुझसे कहेंगे कि ये लाइफ फॉर्म में है जब वो एक सेल होगा, एटलीस्ट उसको एक कंप्लीट सेल होना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि ये लाइफ फॉर्म है। तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म क्या होगा, क्या होगा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो लाइफ फॉर्म मतलब मैंने क्या बताया, अपीयरेंस, अपीयरेंस बताया मैंने कोई रिएक्शन की बात नहीं की है। मैं रिएक्शन का क्या है रोल अभी बताऊंगी। अभी पहले आप लाइफ फॉर्म का मुझे बताओ कि अगर आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ रहे हो कि ये बाहर से दिखने में लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो उसके पास में क्या होना चाहिए, उसके पास में कंप्लीट सेल होना चाहिए। कंप्लीट सेल होना चाहिए मतलब जो सेल के पास में होता है, जैसे कि सेल्यूलर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, साइटोप्लाज्मा हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्मा हो गया। ठीक है, या फिर अगर प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, अगर कोई प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी रहेगी, अगर कोई बैक्टीरिया है तो ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर मिलेंगे। तो ये सब जो है ना कंप्लीट सेल के फीचर्स है। तो इनके पास में जब सेल्यूलर क्या होगा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा, तभी हम कहेंगे कि ये एक लाइफ फॉर्म है। क्या मुझे बताओ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अकेले बैठकर रेप्लिकेट कर सकता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया अकेले बैठकर रेप्लिकेट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। सो दे डू नॉट इंश्योर अ कंप्लीट लाइफ फॉर्म, दे आर नॉट लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स अगर आपको होना है तो मिनिमम क्राइटेरिया कि आपके पास में सेल होना चाहिए, जो हम ह्यूमंस के साथ साथ बैक्टीरियाज में भी मिलता है। तो फ्रॉम अ स्मॉल बैक्टीरिया टू अ ह्यूज एलिफेंट, सब जगह क्या मिल रहा है हमारे पास, लाइफ फॉर्म मिल रहा है, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है। अभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा तो मेटाबॉलिक पाथवे नहीं चलेगा, मेटाबॉलिक पाथवे नहीं चलेगा। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे मतलब कंप्लीट रिएक्शन का चेन नहीं चलेगा। कुछ रिएक्शंस हो सकती है लेकिन कंप्लीट रिएक्शंस के चेन्स नहीं चलेंगे, इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। तो जो मेटाबॉलिक पाथवे है इसी को आप मेटाबॉलिज्म कहोगे। मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिज्म को आप कोई भी एक सिंगल रिएक्शन से रिकनेक्ट मत करो। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज कंप्लीट पाथवे, बहुत सारे रिएक्शंस के चेन्स को हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म इज नॉट वन सिंगल मेटाबॉलिक रिएक्शन।
समझ में आया? इसीलिए जो लाइफ फॉर्म्स का डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक कंप्लीट सेल का पूरा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, तभी आप बोलोगे कि ये एक लाइफ फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? तो फोर्थ आ जाता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या कहती है? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? किसी भी चीज के लिए आपको अवेयरनेस होना, अवेयरनेस होना, और उसके टुवर्ड्स दैट आप क्या करो, उधर पर रिएक्ट करो, ठीक है, अकॉर्डिंगली रिएक्ट करो, रिएक्ट अकॉर्डिंगली, तभी हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है कैसा है? कॉन्शियस है, ठीक है। अब ये कॉन्शियसनेस जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्रॉम अ सिंगल सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर से लेकर मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर से हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सब आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, सब आ जाएंगे। जो मल्टीसेल्यूलर है उसके अंदर लोअर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं, राइट। तो मल्टीसेल्यूलर में सिर्फ लोअर वाले नहीं, साथ ही साथ हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे। सब में अवेयरनेस देखी जाती है। अब ये जो अवेयरनेस है इसका जो एक्सटेंट है वो अलग हो सकता है। क्या अलग हो सकता है? एक्सटेंट अलग हो सकता है। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो चल नहीं सकते, उन्हें ये नहीं पता रहता है कि वो क्या वर्क कर रहे हैं या फिर व्हाट आर दे डूइंग, उनके आसपास कौन है, कौन क्या करने के लिए आ रहा है। देखो, अगर कोई जो है, सपोज करो हमारे पास कोई हार्म करने के लिए आ रहा है, तो हम रिएक्ट करेंगे, हम भागेंगे, दौड़ेंगे। क्या प्लांट को वो चीज पता चल सकती है कि कोई काटने आ रहा है? नहीं पता चल सकती। तो उसका एक्सटेंट ऑफ अवेयरनेस, एक्सटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस अलग है। हमारा एक्सटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सटेंट मतलब इंटेंसिटी, कितना इंटेंसिटी का कॉन्शियसनेस होता है, ये अलग होता है। जैसे कि प्लांट के अंदर किस तरीके का कॉन्शियसनेस देखा जाता है, उसके अंदर देखा जाता है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म देखा जाता है। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, इसको आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिया है। शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको जो है कुछ थोड़े अमाउंट का लाइट अगर मिल जाता है तो भी वो फ्लावरिंग कर लेते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको ज्यादा टाइम तक के लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सनलाइट अगर उतने टाइम तक के मिलेगी तो ही वो फ्लावरिंग करेंगे, उससे कम अगर मिलेगी तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं। दूसरा आ जाता है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म मतलब क्या हो गया? टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाता है, उनकी जो रूट्स होती है टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट और थर्ड आ जाता है फोटोट्रोपिज्म। ये सारे क्या है? दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज जो कि ये बताती है कि प्लांट्स भी कॉन्शियस है। अगर उनको कहीं पर लाइट मिल रही है, अगर आपने क्या किया, एक एग्जांपल ले लो, आपने यहाँ पर पौधा लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना पूरा डार्क है, ये रीजन पूरा डार्क है, और यहाँ पर आपने पौधा लगाया था, ठीक है, और ये प्लांट्स इसका थोड़ा सा ग्रो हुआ है। आप थोड़े दिन में देखोगे बाहर की तरफ फुल रोशनी है, यहाँ पर फुल सनलाइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे? जो ऊपर वाला पार्ट है, जो स्टेम और लीव्स का पार्ट होता है, दिस रीजन विल स्टार्ट ग्रोइंग इन दिस वे, इधर की तरफ ग्रो करने लगेगा। समझ आया? तो इसे हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है। जियोट्रोपिज्म मतलब इसकी जो रूट्स होगी ना वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये सारे भी क्या बताते हैं कि जो प्लांट्स होता है वो भी टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? बाहर से। आवाज कम आ रही है? आवाज कम आ रही है अभी भी या फिर सही? हाँ, तो स्टिमुलाई क्या होता है? बाहर से आने वाला कोई भी वी कैन से स्टिमुलाई मतलब कोई भी चेंज, बाहर से कोई भी चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे कि किसी गर्म चीज को आप हाथ लगा देते हो तो आपको फील होता है फौरन से। जैसे कि अगर कोई चीज आपको प्रिक कर गई, कोई नीडल आपको प्रिक हो गया, नीडल आपको क्या हो गया? प्रिक हो गया, तो वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जिसकी वजह से आप अपना हाथ पीछे ले लोगे। तो ये चेंज जो आ रहा है, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ वी कैन से एक्शन, बाहर की तरफ से जो आ रहा है उसके प्रति हमारा क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर से एक आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डार्कनेस है लेकिन यहाँ पर सनलाइट है, सो दिस इज द स्टिमुलाई जिसकी तरफ वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ये जो प्लांट है क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, अपना रिस्पॉन्स दे रहा है। तो कॉन्शियसनेस उनके अंदर भी है। और वैसे ही बैक्टीरियाज में भी देखा जाता है। बैक्टीरियाज जैसे कि अभी देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ये किसने सुना है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई बता सकता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब के कोई भी आप ऐसी पिल्स ले रहे हो, कोई मेडिसिन ले रहे हो जो कि बैक्टीरिया, बायोटिक मतलब रिलेटेड टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या करे? किल करने के लिए या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए आपने वो क्या ली? एंटीबायोटिक्स ली, कोई पिल्स ली, कोई मेडिसिन ली।
उसके प्रति, उसके टूवर्ड्स जो बैक्टीरिया है ना वो रेजिस्टेंस बना लेता है। मतलब अगर उसकी सेल वॉल ऐसे टाइप की थी जो डीनेचर हो जाए या फिर टूट जाए, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाए और वो सेल ही पूरा क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये बैक्टीरिया के पास में कोई पिल आ रही है, वो पिल ने अपना काम किया, वो मेडिसिन ने अपना काम किया और उसको ब्रेक डाउन कर लिया। तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये काफी शाना हो जाता है। अब ये शाना होने के बाद क्या करेगा, अपनी सेल वॉल को और मजबूत कर देगा, काफी ज्यादा मजबूत कर देगा कि अब ये जो पिल आ रही है, अब जो मेडिकेशंस आप लोगे ये उसके ऊपर काम नहीं करेगा, इट विल रिमेन एज इट इज रहेगा। ये भी क्या है, इट इज अ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, इसने क्या कर लिया अपने आप को, इसीलिए जब भी आप देखोगे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसके अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं कि अब ये भी पिल्स इसके ऊपर काम नहीं कर रही, अब उसके लिए और दूसरी मेडिकेशन देनी पड़ेगी क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया है उसके लिए। तो ये सब कॉन्शियसनेस है। अब देखो, एक तो कॉन्शियसनेस हमने देख लिया, कॉन्शियसनेस सबके अंदर देखी जा रही है, हमने सारे एग्जांपल्स ले लिए, फ्रॉम अ लिविंग बैक्टीरिया टू अ लार्ज एलिफेंट, सब में कॉन्शियसनेस देखी जा रही है, राइट और नो, बताओ राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो अब सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया कि सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब आपको पता है कि आप कोई चीज काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो। जैसे कि यू आर राइटिंग, यू आर रीडिंग, यू आर गोइंग टू कॉलेज, यू आर गोइंग टू स्कूल, तो ये सब आप क्यों कर रहे हो, आपको पता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी पौधे को ऊपर सीढ़ी पे से गिरा दिया, स्टेयरकेस पे से गिरा दिया, तो क्या वो अपने आप को बचाएगा? नहीं। लेकिन आप ऐसा काम नहीं करोगे, आप खुद को तो जाके सीढ़ियों पे से नहीं गिरा दोगे। तो इससे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग, व्हाट एंड व्हाई वी आर डूइंग सर्टेन टास्क, इसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मिलता है, ह्यूमंस में मिलता है। ठीक है, अब दूसरी चीज कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये सब में मिलती है इसीलिए हम इसे कहेंगे दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वॉइस क्लियर है मेरी अभी? तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी 110% है। ठीक है, जो मेटाबॉलिक पाथवे है, जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। और मैंने एक चीज बताना भूल गई मैं कि जो आईवीएफ है ना, आईवीएफ में जो हम करवा रहे हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो बाहर हो रहा है, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड द लिविंग बॉडी वो हो रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पर भी सेल्स है और सेल्स के एंजाइम्स है जो वहां पर काम करवा रहे हैं, इसीलिए उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, परफॉर्म आउटसाइड द लिविंग बॉडी आर नॉन लिविंग रिएक्शंस और लिविंग रिएक्शंस। वो लिविंग रिएक्शंस है। कैसे रिएक्शंस है वो? लिविंग। क्यों लिविंग है? क्योंकि वो रिएक्शंस है जो कि लिविंग बॉडी के अंदर देखे जाते हैं, इसलिए हम उसे लिविंग कहते हैं। और वो किसके थ्रू हो रहे हैं? एंजाइम्स के थ्रू हो रहे हैं। वहां पर कोई बाहर से हमने केमिकल नहीं ऐड कर दिया, पोटेशियम परमैंगनेट या कोई ऐसा H2SO4 नहीं ऐड किया है, वो उसके खुद के सेल के अंदर के एंजाइम्स होते हैं जो उसको प्रोसीड कर रहे होते हैं, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया? लिविंग रिएक्शंस कह दिया। अब जो कॉन्शियसनेस है, इसका एक पॉइंट एक निकल के आता है कि कॉन्शियसनेस जो होता है वो ब्रेन डेड के अंदर नहीं देखा जाता। ब्रेन डेड पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं देखी जाती। ठीक है, ब्रेन डेड या फिर मतलब कोमा में गए हुए पेशेंट्स के अंदर ये चीज नहीं देखी जाती। तो क्या दे आर लिविंग और नॉन लिविंग? तो इसका आंसर क्या होता है? देखो, जो कोमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं देखा जाता, लेकिन उनका हार्ट बीट कर रहा होता है। यस, उनका हार्ट बीट कर रहा होता है। अब देखो, ब्रेन डेड बोला है मतलब कि ब्रेन वाला जो पार्ट है वो डेड है, लेकिन जो स्पाइनल रीजन है वो लिविंग है। तो मतलब कि जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, रिफ्लेक्सेस मतलब सडन अगर कोई जैसे बॉल अगर हमारी तरफ आ रहा है तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। जैसे अगर हमने कोई गरम चीज पर हाथ लगा दी, एकदम गरम, कोई फायर के पास चले गए तो हमारा हाथ अपने आप पीछे हो जाता है। तो ये जो पीछे होने का जो रिस्पॉन्स है ये हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, फिर ब्रेन को सिग्नल मिलेगा और फिर वो वापस से रिटर्न देगा? नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। इसे कहते हैं हम इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी सिचुएशंस में स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन का काम संभाल लेता है। मतलब कि अगर हमें पता चलता है दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन, तो ये रिस्पॉन्स, ये स्टिमुलाई स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस रिएक्शन मिल जाता है कि अपना हाथ जो है हटा लो, अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, तो ये जो काम होता है सडन रिफ्लेक्सेस का, ये सब स्पाइनल कॉर्ड संभालता है। तो अगर इस तरीके के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, बेसिकली जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये कोमा पेशेंट्स के अंदर देखे जाते हैं, और फिर हार्ट बीट्स होती है, ये सब देखी जाती है। ठीक है, तो इसलिए, और दूसरा पॉइंट ये भी देखा जाता है, इसीलिए इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि दे आर लिविंग। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग ऐसा कोई फीचर नहीं बताते। दूसरा पॉइंट ये कि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म चालू है,
इनके अंदर क्या चालू है, मेटाबॉलिज्म चालू है, तभी हार्ट बीट कर रही है, राइट। तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनके अंदर चालू है, ऑल दो सर्टेन रीजन्स में वो बंद हो गई है। जैसे ब्रेन पे बंद हो गई है तो अभी ये खाना खा नहीं सकते, ये जो है अपना डाइजेशन नहीं पूरा कर सकते, तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो हो गया ये इनके अंदर देखा जाता है, मगर ये कैसा होता है, लिमिटेड होता है, मगर प्रेजेंट होता है, इसीलिए भी हम इसे लिविंग कहेंगे। और इन 2 पॉइंट्स की वजह से हम इन्हें नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, कोमा पेशेंट्स आर लिविंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किस तरीके से फाइनली डिफाइन किया उन्होंने। ये सारे पॉइंट्स पे इतनी बड़ी हमने पूरी स्टोरी, पूरी कहानी रचाने का रीजन क्या था, हमें बताना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज आपको जो लाइन में दिया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। उनको कोई बाहर से आके 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है, वो खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाता है इवॉल्विंग। इवॉल्विंग मतलब अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपना इवोल्यूशन कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं मतलब अपना उनके अंदर का जो रेगुलेटर्स, मतलब कि वी कैन से खुद को क्या चीज रिक्वायर है या फिर क्या चीज नहीं रिक्वायर है वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप प्लांट को बहुत ज्यादा वाटर दे देते हो, बहुत सारा वाटर दे देते हो, क्या आप ये देखते हो कि प्लांट के अंदर पूरा पानी भर गया है? नहीं, उसको जितना रिक्वायर है वो उतना ही करेगा, उतना ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उतने ही वाटर का वो काम करेगा, बाकी वाटर इट विल नॉट टेक। तो वो खुद से रेगुलेट कर सकता है उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स। इसीलिए हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग, ये 3 फीचर्स होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इतना पॉइंट हो जाने के बाद में आपका डाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर कुछ नहीं है, बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ इतना याद रखो कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखी जाती है और ऐसे बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होने की वजह से क्या हो गया है यहाँ पर, अभी इनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी कितनी देखी गई है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, इसका मतलब होता है 17 लाख से लेकर 18 लाख तक की कैसी स्पीशीज हमें पता है, नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। मतलब इनको हमने इसको देख लिया है और इनको हमने डिस्क्राइब भी कर लिया है। अब तक के हमें इतनी जो है स्पीशीज पता चली है। क्या स्पीशीज है, कितनी स्पीशीज है? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हमने अब तक के वी हैव गॉट टू नो अबाउट दैट एंड वी हैव आल्सो डिस्क्राइब दैट। ये नंबर याद रखना बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, अब ये इतनी सारी स्पीशीज को हमें कुछ ना कुछ तरीके से क्लासिफाई करना जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इनका कैटेगराइजेशन करना जरूरी है। क्लासिफिकेशन एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, किसी को भी कैटेगराइजेशन करना है। अब जो क्लासिफिकेशन जो है ना, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले के जमाने में भी देखी जाती थी। जैसे कि जब भी साइंस नहीं निकला था, साइंस के बारे में इतनी कोई नॉलेज नहीं थी, तभी भी जो पहले के लोग थे वो कोई ना कोई तरीके से चीजों को क्लासिफाई करते थे। जैसे कि अगर वो ये कह रहे हैं कि बाहर से जाके सब्जी लेकर आओ, तो सब्जी में वो कुछ भी जंगली पेड़ पौधे नहीं लेकर आएगा। अगर कोई किसी बच्चे को कह रहा है कि बाहर से सब्जी लेकर आओ, तो वो बच्चा जाके जंगली पेड़ पौधे नहीं लाएगा, वो क्या लाएगा? खाने वाली सब्जी जो पकाई जा सकती है। वो घास उठा के नहीं लाएगा ना, वो सब्जी ही लेकर आएगा। तो उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि ठीक है, ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, दिस इज प्लांट ए, दिस इज प्लांट बी, बट ये एडिबल है, इनको खाया जा सकता है, इससे फायदा होता है, ये पॉइजनस है, ये नॉन एडिबल है, ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता। ये या फिर वी कैन से ऐसे प्लांट्स में आता है जो हम नहीं खाते हैं, कैटल खाता है। तो अगर तो ये बेसिस कुछ फीचर्स उन लोगों ने देख लिए और इस बेसिस पे उन्होंने जो क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया चीजों को। ठीक है, जैसे कि अगर कोई ये कह देगा कि बाहर से सारे लड़कियों के कपड़े लेकर आओ, तो वो साड़ी है, शलवार कमीज है, ये सब चीजें बाहर से जाके लेकर आएगा। अगर कोई ये कह देगा कि जेंट्स के कपड़े लेकर आओ, तो वो उस अकॉर्डिंगली जाकर, तो ये फीचर्स हमने देख लिए कि किस तरीके के ड्रेसेस होते हैं और उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन बहुत पुराना है। ठीक है, पहले के लोग भी क्लासिफाई करते थे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अभी हम क्लासिफाई कर रहे हैं क्योंकि हमें हर एक स्पीशीज के बारे में रीड करना है, जानना है। तो हम क्या करेंगे, इतने सारे स्पीशीज है, ठीक है, कितने सारे हैं? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन हमें पता चले हैं। अब इसके अलावा और भी स्पीशीज होते हैं जो कंटिन्यूसली हम ठीक है पता चल रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं, लोगों को मालूम पड़ रहे हैं, बट उनका नंबर हमें हम बता नहीं सकते कि कितने स्पीशीज जो है बेसिकली वर्ल्ड में प्रेजेंट है, अर्थ पर प्रेजेंट है। ठीक है, हमें सिर्फ जितने नोन है उसके यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो है, कैटेगराइजेशन इसलिए जरूरी है, किसी एक स्पीशीज के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो उसको क्लासिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम क्लासिफाई नहीं करेंगे तो वी विल गेट मेस्ड अप। ठीक है, इट विल गेट मेस्ड अप। अब क्लासिफिकेशन करना है तो इसके लिए क्या जरूरी है, जैसे कि
हम जो है शार्क के साथ में डॉग को नहीं रखेंगे, तो हमें इसके दोनों के फीचर्स पता होने चाहिए। ठीक है, फीचर्स पता चलने के लिए जब फीचर्स हम पता करते हैं उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। जब हम उसके फीचर्स, उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, वी कॉल इट एज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उसका करते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, सारे फीचर्स देखेंगे, उसके बाद में हम उसे नाम देंगे। नाम देने के बाद में अब हम इसे क्लासिफाई कर देंगे कि ठीक है, अब ये जो है इस तरीके से इधर इधर वाले कैटेगरीज में आता है। तो इस तरीके से चेन चलती है। ठीक है, अभी जो नॉमेनक्लेचर होता है, नॉमेनक्लेचर आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वो नॉमेनक्लेचर है जहां पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, या वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, ठीक है, हम उसे जो है किस में कर रहे हैं? दो नाम में क्लासिफाई, दो नाम में उसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, मतलब कि दो वर्ड का नॉमेनक्लेचर होता है। बाइनोमियल मतलब ही क्या होता है? टू। तो टू वर्ड्स में जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं, वी कॉल दैट एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये जो लीनियस था ये बड़ा ही जीनियस था। ठीक है, इसने नॉमेनक्लेचर दिया। ये नॉमेनक्लेचर आज तक के चलता आता है। ये से ही जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसी को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? लैटिन वर्ड होता है। कहाँ से आ रहा है? वो इंडिया का है या इंडोनेशिया का है या कहीं से भी वो कोई प्लांट है या एनिमल है, वो कहीं का भी ओरिजिनेटेड हो, कहीं का भी बिलोंग करता हो, उसका नाम लैटिन में ही लिखा जाता है। ठीक है, अब जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, अब जो नाम वगैरह देने का जो बेसिकली प्रोसेस है ना, इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर दो आ जाते हैं। एक बॉटनी जो मतलब प्लांट्स के लिए करता है, ICBN, यहाँ से क्वेश्चन आया है, और ICZN या फिर ICZN बोल दो। ICBN जो है ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए है, और ICZN जो है वो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर Now is it audible? Yes or no? ठीक है, तो ये दो जो है नॉमेनक्लेचर है, एक बॉटनी का बताता है और एक जूलॉजिकल का बताता है। अब जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, क्योंकि हमने क्या बताया, दो वर्ड्स में ये होता है, तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक हो जाता है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम मतलब कि यहाँ पर जीनस या फिर जेनरा का नाम आ जाता है, ये कौन से जीनस को बिलोंग करता है। अब जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होती है, व्हाट इज टेक्सा, व्हाट इज सारे जो अलग अलग कैटेगरीज है, सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी लेक्चर एंड करना है, तो मैं खाली इतना बता देती हूँ कि एक जेनरिक नेम होता है और उसके आगे होता है स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है? मतलब कि यहाँ पर जो है ना, हम या तो फिर उसकी कुछ फीचर्स के बेसिस पे आगे का नाम रखते हैं, या तो उसकी स्पीशीज का नाम आ जाएगा, या तो स्पीशीज के साथ साथ दूसरा उसका कोई एडजेक्टिव आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई प्लांट है या फिर वो अपने फ्लावर के लिए फेमस है, या फिर उसका कोई एक ऐसा फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर दिखाई देता है, तो उस हिसाब से उसके आगे का नाम रखा जाएगा। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया है मैंगो का। मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अब ये इंडिका का मतलब होता है ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। ये इंडियन ओरिजिनेटेड होता है, मतलब कि ये जो मैंगो होते हैं, ये मैंगोस, ये स्पीशीज वाले मैंगोस इंडियाज में देखे जाते हैं, इंडिया से ओरिजिन हुए थे, इंडिया से बढ़ना स्टार्ट किए थे। तो इसीलिए आगे इनका, इसके फीचर्स के नाम पर इसका क्या नाम रख दिया? इंडिका रख दिया। क्या है इसका फीचर? कि ये इंडिया में देखा गया था। तो आगे वाला स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जिसको आप स्पेसिफिक एपिथेट को एडजेक्टिव की तरह समझ सकते हो कि ये एक एडजेक्टिव है जो कि हर एक के लिए अपना अपना स्पेशल होता है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ जेनरा का नाम लिखे छोड़ोगे तो मैंजीफेरा के बहुत सारे दूसरे स्पेसिफिक एपिथेट्स भी है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट जब आप ऐड कर देते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये मैंगोस के अंदर से भी कौन से वाले मैंगो की बात कर रहा है। समझ में आया आपको ये चीज? यस और नो? अब जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसके चार अब क्लियर है? ठीक है, तो मैं बता रही थी कि दूसरा रूल ये है कि उसका जीनस का नाम पहले लिखा जाएगा और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? थर्ड जो है वो ये है कि जब भी आप प्रिंट करोगे, कोई भी अगर वर्ड प्रिंट किया है टेक्स्ट बुक के फॉर्म में, या फिर कोई भी आप रिटन फॉर्म में कर रहे हो, तो अगर आप लिख रहे हो हैंड रिटन है, तो उसको आपने अंडरलाइन करना है लैटिन वर्ड को, ये दिखाने के लिए कि ये एक साइंटिफिक नाम है, कोई कॉमन नेम नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो उसको क्या करना है? इटैलिक्स करने हैं।
ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट कि जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन जो सेकंड वाला वर्ड है, ये फर्स्ट लेटर के लिए है, सेकंड वाला स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक एपिथेट की बात करें तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर रहेगा। इसका बता दिया है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और समटाइम्स जो क्या करते हैं, अगर पूरा ही नाम लिखना होता है तो मैंजीफेरा इंडिका के आगे जो साइंटिस्ट ने उसका नाम निकाला था या डिस्कवर किया था या फिर उस ठीक है पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था या उसके बारे में नाम लिखा था, वो साइंटिस्ट का नाम आ जाता है। तो इस तरीके से जो है लिन इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। ये क्या डिफाइन करता है कि जो लीनियस था ना, उसने इसका नाम बनाया था। इसका नाम बनाने वाला, इसको फर्स्ट डिस्क्राइब करने वाला कौन था? लीनियस था। तो इस तरीके से साइंटिस्ट के नाम लास्ट में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे अबाउट टेक्सोनॉमी। कल के लेक्चर में टेक्सोनॉमी हो जाएगा, टेक्सोनॉमी के साथ में टेक्सोनॉमिकल एड्स कर लेंगे, और उसके साथ साथ वी विल आल्सो बी डूइंग द ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सास। टेक्सास के अंदर सारी कैटेगरीज आ जाती है, किंगडम है, क्लास है, डिविजन्स है, जीनस, स्पीशीज, ये सब। यहाँ तक का क्लियर है सबको? काफी छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोग को कम से कम छोटे से चैप्टर के अंदर से भी ऐसा नहीं हो जाए कि इतना छोटा सा था फिर भी आप नहीं कर पाए। समझ में आया सबको आज का लेक्चर? ठीक है, एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है।